नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जज्बात रूहानी के सुहाने से पटल पर और एक रूहानी सी शाम में। जी हाँ, आज शाम है बुधवार की यानी कि वेडनेसडे और वेडनेसडे टॉक्स। जी हाँ, हम बात करते हैं आज के दिन जज्बातों के सफर की। और आज भी हम सबके बीच एक बहुत ही खास हस्ती है, एक बहुत ही खास शख्सियत है, जिनसे आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ मैं यानी कि आपकी अपनी आरजे मनीषा। तो उनको मिलवाने से पहले उनके बारे में कुछ जाना जाए। जी हाँ, वो जो हस्ती हैं, वो जितने प्रोफेशनल हैं, उतने स्पिरिचुअल। उन्होंने जितनी तरह की और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम किया है, उतना उन्होंने अपने आप को म्यूज़िक को भी डिवोट किया है, फ़िल्म मेकिंग को भी डिवोट किया है, सहज योग को भी डिवोट किया है। तो इतने डिवोटी इंसान से आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाली है वो शख्सियत जिनका नाम है मिस्टर संजय तलवार। स्वागत है आपका सर। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज़। शुक्रिया, थैंक यू। तो सर सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोफ़ेशनल और स्पिरिचुअलिटी का, ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ़ में कब आया? अ, ये एक्चुअली दौर जो होता है, शुरुआत तो प्रोफेशनलिज्म से आती है और स्पिरिचुअलिटी जो है वो बीचम बीच कहीं इच्छा शक्ति से आती है। हुँ, हुँ। इच्छा जो बाकी दुनियावी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है, मगर उस ईश्वर को पाने की या वो सच्चाई को पाने की, अपने बारे में जानने की जो इंसान में जिज्ञासा होती है, जो इच्छा होती है, that pure desire, that is the driving force of spirituality. तो वाज़ देयर एनी स्पेशल इंसिडेंट, ऐसा कुछ स्पेशल हुआ जिसके बाद में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हुए, या फिर जस्ट धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपको ऐसा फील हुआ कि आपको इस तरफ जाना है? देखिए, स्पिरिचुअली हर इंसान पैदाइशी है, ये मेरी समझ है, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग हुँ, that every man जी। is a spiritual being within himself, and हुँ, he is seeking for himself everything in life from his birth. Like he हुँ, wants a good life, he wants a good wife, he wants a good हुँ, family, जी। he wants his happy parents to be with him, his children to grow up according to his likes, and हुँ, a job and a work relationship with his day-to-day life, that he has everything that he could think of. So हुँ, having that kind of a materialistic approach to life, हुँ, there is a spiritual aspect which is lying slowly unattended. हुँ, Sometimes through moral science we understand that there is something called achai, goodness, हुँ, प्यार, हुँ, मोहब्बत, हुँ, पर इसके जो लक्षण इंसान की जिंदगी में अक्सर नजर नहीं आते, मगर मेरे अंदर ये कुछ पैदाइशी था। मेरा ख्याल है कि व्हेन वी कैन बी बोर्न विद सर्टेन क्वालिटीज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइव्स, हमने जो पुण्य कमाए हैं या ऑल द गुड things we have earned out of our deeds of our previous life, हुँ, as well as this life. So that bore fruit for me to be able to identify within myself that I had a deep spiritual seeking as a child. And that was reflective in my being attracted to things that are very close to the divine. They say music is divine. So music came या in my life from the very, very small age when my mother used to learn classical music. And I was on the ओह cradle. She वाओ! used to put me next to her on the cradle, and she used to be learning all the ragas. And for years to come, I used to be sitting with her while she's taking her music lessons. I was very close to my mother. So कहीं ना कहीं वो संगीत हुँ, मेरे अंदर घर कर गया, और संगीत के अंदर एक स्पिरिचुअल एसेंस होती है जो मेरे ख्याल है बचपन से मेरे अंदर पैदा हो गई, एंड दैट केप्ट मी कनेक्टेड विद माय सोल, माय स्पिरिट, कि मैं अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए खोजी बन के
अपना जीवन बचपन से व्यतीत कर रहा था, और सडनली बहुत कुछ ढूंढने ढांडने के बाद कि भाई कहाँ मिलेगा खुदा, कहाँ मिलेगा भगवान, कहाँ मेरे अपने दर्शन मेरे अपने साथ होंगे। तो मेरा पहला दर्शन 27 साल की उम्र में हो गया। मैं शादीशुदा था। आई हैड माई डॉटर वॉज जस्ट 2 years old। और मेरी किस्मत थी, कुछ किस्मत ही थी कि मेरे एक ऐसी शख्सियत से मेरा दर्शन हुआ या मेरा मिलना हुआ, जिसके बाद फिर मेरी जिंदगी पूरी तरह से प्रोफेशनल से स्पिरिचुअल की तरफ पलट गई। क्या बात है सर। वैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं जी वो जब से जान गए हैं कि आप इतना खूबसूरत गाते हैं, तो फरमाइश आई है कि सर आप कुछ सुनाइए। मैं आपसे और कुछ पूछूं, आपकी फिल्म के बारे में भी बात करनी है, और जिस खास शख्सियत की आप बात करें जिसकी तस्वीर आपके ठीक पीछे हम देख सकते हैं, उनके बारे में आपसे जरूर जानेंगे। लेकिन सर पहले आप कुछ लाइंस गुनगुना देंगे प्लीज? कुछ ऐसी चीज गाऊं जो मेरे को बहुत जी बिल्कुल। छूती है, या वो गाऊं जो आम लोगों को पसंद है, क्योंकि आजकल फिल्मी गाने लोगों को बहुत पसंद है, और मैं फिल्मी गानों में बहुत रुचि रखता था। बचपन से फिल्मी गाने बहुत गाए हैं। फिर गजलें जी। गाई हैं जगजीत भाई की, और उसके हम्म। बाद फिर जब मैं स्पिरिचुअल लीनिंग में चला गया, तो फिर मैंने अपने हम्म। खुद के गाने लिखने शुरू करे, खुद के कंपोजिशन बनाए और खुद के गाए। तो आप हम्म। मुझे बताएं कि क्या सुनना पसंद करेंगे? कुछ अपनी पसंद से गाऊं या कुछ आपकी पसंद से गाऊं? सर हम आज आपसे दोनों चीज सुनना चाहेंगे, पर पहले आपकी पसंद से हम सुनना चाहेंगे। आप अपनी पसंद का ओके। सुनाइए। तो मैं हम अपने थोड़ी सबसे देर बाद आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, तब आप हमें गजल जरूर सुनाइएगा। अच्छा, अभी अपनी पसंद का फिर मैं एक स्पिरिचुअल गाना जो शायद आम लोग नहीं जानते, जी। मगर मगर मेरा परिचय एक बहुत बड़े संत कबीर के दोहों से हुआ है, जो मुझे हम्म। बहुत प्रेरित करते हैं। जी। हालांकि उनका लेखन आम आदमी समझ नहीं पाता, मगर हम्म। पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनकी पोइट्री को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया अंग्रेजी में, और जब मैंने हम्म। वो पढ़ा तो मेरे अंदर एक प्रोत्साहन हुआ कि मैं उस पर कुछ कंपोज करूं। एक दोहा छोटा सा सुनाता हूं उनका। जी। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा, इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा, इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा, कहत कबीर सुनो भई साधो, इसी में साईं हमारा, इसी में साईं हमारा। क्या बात है सर। बहुत 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 खूबसूरत। और संजय सावलकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने शायद कोई गाने की फरमाइश की थी, पर आपने ये गाना शुरू किया तो उन्होंने भी मैसेज अपना डिलीट कर दिया है। संजय जी, आई होप आपको ये गाना भी उनका बहुत पसंद आया है। और बिल्कुल 100% लिख कर भेज रहे हैं वो कि उन्हें बहुत पसंद आया है आपका थैंक ये गाना। आकांक्षा कुमारी ने आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से दिल भेजे हैं। आकृति शर्मा जो कहती है कि प्लेजेंट टू द ईयर, ये आकृति जो है वो हमारे जज्बात रूहानी की पीआर मेंबर हैं। तो थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू सो मच सुनील जी और आकांक्षा कुमारी, सभी को थैंक यू। तो सर अब
मैं आपसे उन हस्ती के बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा, जिनसे आपका जुड़ाव हुआ और जिनसे आप जुड़कर आध्यात्म की तरफ मुड़ गए और ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा हुई, इसके बारे में कुछ और बताइए हमें? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरे अंदर वो स्पार्क था, मतलब वो छोटी-सी कहते हैं कि वो किरण थी जो हुँ, हुँ। जानना चाहती थी कि जीवन का रहस्य क्या है? जी, जीवन जी। का लक्ष्य क्या है? हम हुँ, क्यों आए हुँ। हैं इस दुनिया में? हम क्या हुँ, कर हुँ। रहे हैं? हम कभी अपने आप से पूछते नहीं हैं। मगर मेरे अंदर ये सवाल उठते थे और मैं अपनी माँ को टटोलता था कि माँ, मेरी माँ मेरे बहुत नज़दीक थी और मैं उसको हुँ, हुँ। बार-बार बच्चा होके टटोलता था कि माँ, दुनिया में बुराई क्यों है? लोग एक-दूसरे के साथ बुरा क्यों करते हैं? और मेरी हुँ, माँ कुछ ऐसे हालात से गुज़र रही थीं कि वो बहुत सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ़ में। तो मैं उनके सफ़रेंस को देख के मेरा मन स थोड़ा-सा सहम जाता था। अपना बच्चा अपनी माँ को जब सफ़र करते देखता है, तो मेरे अंदर बहुत से सवाल जो उठते थे, तो वो जवाब देने की कोशिश करती थी, मगर मुझे पूर्ण जवाब नहीं मिलता था। तो एक हुँ, दिन सडनली क्या हुआ कि मेरे घर में मेरी छोटी बहन के लिए एक शादी का रिश्ता आया और उस हुँ, हुँ। शादी के रिश्ते में लड़के की बुआ जी, वो हुँ, हुँ। हमारे घर आईं हमारी बहन को देखने और उनके साथ कुछ 15-20 और लोग आ गए हुँ, हुँ। और पता चला कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो एक संस्था को लीड करती हैं और ये उनके भक्त हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने देखा कि वो उनके जो चेहरे पे बड़ा तेज था और बहुत प्रेम से वो देखती थीं और जब वो बात करती थीं, तो जैसे हार्ट्स निकलते हैं, जैसे कि हाँ, बहुत हाँ। स्वीटनेस थी उनके अंदर, हाँ, हाँ। प्रेम बहुत बहता था। तो ऐसा व्यक्ति मेरे को पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। हुँ, हुँ। तो वो जब आई बुआ जी बन के, उन लड़की देखी, लड़की पसंद की, शादी की डेट तय हो गई, शादी भी हो गई। हुँ, शादी में हुँ। मैंने गाने गाए क्योंकि मैं बहुत शौकीन था गाने का, कॉलेज में मेरे को प्राइज़ मिले थे गाने के। हुँ, अ, हुँ। फ़िल्मी गानों में मैं बहुत माहिर था। हुँ। तो उन्होंने एक दिन जब हमारे घर शादी के बाद कोई प्रोग्राम हुआ, फैमिली ने उनको इनवाइट किया, जैसे बहन की परिवार के मतलब हमारे समधियों को बुलाते हैं। तो उस हुँ, समय हुँ। मैं जब उनको उनके साथ बैठा, कुछ टाइम मुझे मिला, तो उन्होंने मेरा थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ा और मेरे को कहा कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी कि तुम सहजयोग के बारे में जानो। उस वक़्त मैं सहजयोग का नाम भी नहीं सुना था। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं बड़ा बिज़नेस में मसरूफ़ था। आप जानती हैं कि मेरी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत हेवी थी, मतलब बिल्कुल। बिज़नेस में जॉब्स भी कर हुँ, रहा था, साथ में कुछ-कुछ अपना बिज़नेस भी कर रहा था। तो मेरा हुँ, ऐसा कुछ प्रोग्राम बना कि मेरे को विदेश जाना है किसी बिज़नेस प्रोपोज़िशन के लिए, तो मैं उसकी हुँ, तैयारी में लगा हुआ था। तो वो मुझे कहने लगी कि तुम मेरे साथ मेरे पास आओ और तुम मुझसे ये सहजयोग सीखो। तो मैंने बोला, उन उस वक़्त उनको सब श्री माताजी बुलाते थे और उनका नाम था हुँ, डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तवा। मतलब हुँ, वो डॉक्टर भी थीं और हुँ, वो सर सीपी श्रीवास्तव हमारे एक आईएएस के सीनियर ऑफिसर होते थे हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट भी रह चुके हैं। हुँ, उनकी वाइफ थी और ही वाज आल्सो द शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग हुँ, डायरेक्टर। तो उनकी हुँ, पोस्टिंग लंदन में हुई हुई थी और वो लंदन रहती थी ज़्यादातर। तो पता चला कि उनका सहयोगा लंदन से ज़्यादातर स्टार्ट हुआ शुरुआत। हालांकि मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री नहीं पता थी, पर उन्होंने मुझे हुँ, बताया कि वो लंदन रहती हैं और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप लंदन आइए। तो ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी फ्लाइट अमेरिका की थी, मैं किसी बिजनेस के लिए जा रहा था। तो हुँ, मैंने हॉल्ट ले लिया 2 दिन का लंदन में ताकि मैं उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकूं और फिर मैं उनके पास गया और जब मैं गया तो एक बड़े से हॉल में वो सब लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन दे रही थी। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत लिखा गया है और हुँ, मेरे को उन्होंने इतना ही बताया था कि तुम्हारे अंदर की जो खोज है, अपने आप को जानने की, इस दुनिया को जानने की, अपनी तकलीफों को समझने की, लोग तकलीफ में क्यों होते हैं, ये सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस सहजयोग के मेडिटेशन से मिलेंगे। तो हुँ, मैं आई वाज़ वेरी इंट्रिंसिकली इंटरेस्टेड
तो मैंने उनके पास बैठ के वो जो ध्यान धारणा सिखा रहे थे वहां पे, मैं बैठ के करने लगा उनके साथ। अब न जाने कब हुआ होगा कि मेरे अंदर ये जागृति उन्होंने पैदा कर दी, और इस जागृति के बाद मेरी जिंदगी बदलने लग गई। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आने लगा आहिस्ते आहिस्ते। और हुँ, इस तरह मेरा श्री माता जी से संपर्क हुआ, और मेरे को एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगी कि जो भी वो बता रही थी वो ये कहती थी कि मैं एक माँ स्वरूप अपने बच्चों को बता रही हूँ कि कैसे वो अपने आप को पहचाने, अपने खुद के गुरु बने, बिकम योर ओन मास्टर, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लें और अपनी खुशियों को स्वयं बनाएं, माने मेक योर ओन डेस्टिनी। आप किसी डेस्टिनी से आए हैं, शायद पुराने कर्मों को लेकर उनको भोग रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि जब आपकी ये जागृति हो जाती है, जब आपके अंदर एक शक्ति है जो कुंडलिनी एनर्जी है, हुँ, जो आपके अंदर पैदाइशी जन्म से आपके पास है, वो हर इंसान के अंदर है, और उसको बस केवल एक शुद्ध इच्छा करने से जागृत करना पड़ता है। और किसी ऐसे गुरु के सामने अगर आप बैठें या किसी ऐसे रियलाइज्ड सोल के सामने आप बैठें, तो ये तुरंत जागृत हो जाती है आपकी इच्छा प्रकट करने से। तो ये मैंने श्री माता जी के आगे देखा कि लोग जब उनके आगे हाथ करते थे और एक शुद्ध इच्छा करते थे, तो उनके अंदर एक अजीब सा तेज आ जाता था उनके चेहरे में, और उनके जीवन में जो बदलाव की बातें जब वो करते थे, तो मालूम पड़ता था कि सचमुच इन लोगों ने इस ध्यान से कुछ पाया है कि कुंडलिनी जाग के करती क्या है। ये चक्रों को भेदती है, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उन चक्रों, उसके 7 चक्र हैं। कुंडलिनी जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार अस्थि में सोई हुई बचपन से हमारी पैदाइशी, उसको जब हम अपनी शुद्ध इच्छा से जगाते हैं, तो ये हमारे ऊपर के 6 चक्रों को, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी ब्रह्म नाड़ी है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, जिसको हम एवोल्यूशनरी एनर्जी कहते हैं, या एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक सेंट्रल पाथ कहते हैं, उसको वो जगा के उसमें सारे 6 चक्रों को भेदती हुई हमारे सहस्त्रार के ऊपर जो 7वां चक्र है, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, उधर से निकल के वो पूरे चराचर में, पूरे विश्व के चराचर में, जहां पे ईश्वर की प्रेम की शक्ति या उस इंटेलिजेंस की शक्ति जो हमारे आसपास मंडरा रही है, जिससे हमारा संपर्क नहीं हुआ, वो एकदम कुंडलिनी शक्ति उस जाके ऊपर से संपर्क हो जाता है, यहाँ से ऊपर आके, और एक ठंडी ठंडी सी हवा हमारे को सर में महसूस होती है, जो कुंडलिनी शक्ति की अपनी कैरेक्टर है। तो ये जब उन्होंने मुझे बताया कि ये सहज योग है, कि आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर उसका नतीजा क्या है कि वही ब्रह्म शक्ति जो हमारे आसपास है, जिससे हम कनेक्टेड नहीं है आज तक। अभी तो हम एक बंद दिमाग में, एक क्लोज्ड ब्रेन के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं, एक लिमिटेड एनर्जी के साथ, जिसको हम यूज कर करके आस्ते आस्ते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मगर उन्होंने कहा कि जब उस ब्रह्म शक्ति से तुम्हारा संपर्क हो जाता है, जब वो शक्ति आपके ब्रेन में आ जाती है, तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में छा जाती है। मतलब आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट चैनल, जिसे ईडा पिंगला कहा गया है, लेफ्ट और राइट सन एंड मून चैनल, या जिसको कह लो कि हिंदी में उसको ये कहते हैं कि जैसे कि यू आर लेजी सो एंड यू आर एक्टिव, तो एक तो आपकी डिजायर साइड हो जाती है और एक आपकी एक्शन साइड हो जाती है। तो वो दोनों को प्लावित करेक्ट। करते हुए वो आपको एक बैलेंस में ले आती है, और उस बैलेंस से हमारे जो सारे चक्र हैं, जो 5 एलिमेंट से घुले हुए हैं, वो बैलेंस में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो प्रसारित हो जाने लग जाते हैं, और उसके प्रसारण से हमारे ये ध्यान करने से हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारा अस्तित्व है, वो उभर के आने लग जाता है, जो हमारी पोटेंशियल्स हैं वो बाहर आने लग जाती हैं। अब ये अपने आप होता है, हमें कोई बाहर वाला नहीं देता, ये हमारे अंदर ही की शक्ति है। इसको हम अपनी ही इच्छा से जागृत करते हैं और उसको कनेक्शन होने देते हैं। मतलब कि वी जस्ट लेट थिंग्स हैपन, हम कोई एफर्ट नहीं करते, हम एफर्टलेस कर, ये मेडिटेशन होता है। तो इससे क्या कहते हैं, इसको सहज योग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सहज है, मैंने सरल है, सिंपल है। सह मैंने आपके साथ, ज मैंने जन्मा।
तो इट इज बॉर्न विद एवरी ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी। हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते इंसान इंसान के बीच में। और फिर क्या होता है कि जब ये कुंडलिनी आपकी सर्वव्यापक शक्ति से मिल जाती है, तो हमारे अंदर जो चक्र प्रसारित होते हैं, तो ये जो गले का चक्र है, जिधर से हुँ, हमारी कंठ है, जहां से हम स्वीटनेस आती है, या हम डांटते हैं, या हम लड़ते हैं, या हम गालियां देते हैं, ये हुँ, किसी तरह से इसमें ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि हमसे हुँ, कोई गलत काम होता ही नहीं, मुंह से गलत शब्द निकलते ही नहीं। मैंने कि आप धार्मिक हो जाते हैं बैठे बैठे घर में इस ध्यान को करते करते। आपकी अंदर, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने लगता है। और हुँ। इसको मैंने 40 साल करके देख लिया है कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि मैं जो था और जो हूं, जमीन आसमान का फर्क। सॉरी, मैं ज्यादा बोल गया। नहीं, 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 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ना मतलब एक शरारती-सा प्रश्न मेरे ज़हन में उभरा है बताएं। कि आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर बचपन से वो एक कुछ सवाल थे जिनको आप खोजते रहते थे, आपको कुछ खोजने की वो रहती थी और थोड़ा शायद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े-से झुके हुए थे। तो ऐसे में क्या बचपन में आपने शरारतें की या नहीं की? हाँ, शरारतें ये थी कि मैं बैक बेंचर होता था स्कूल में, और मेरे को गाने का बहुत शौक था। तो हाँ, हाँ। जब स्कूल में टीचर कोई क्लास ले रहा होता था, तो हम बैठ के पीछे वो रोमांटिक गाने गा रहे होते थे, क्योंकि हमारा हाँ। जो स्कूल था वो वाज नॉट विद विद गर्ल्स, तो हम लड़के हुँ, बड़ा अपने मन में सोचते थे कि लड़कियों के बारे में, जैसे होता है ना बचपन में, कुछ छेड़छाड़ करने के गाने हो गए, और पुराने हाँ। पुराने छेड़छाड़ करने के गाने शम्मी कपूर जी के बहुत होते थे। तो मैं हुँ, उनका फैन था। तो मैं उनके हुँ, गाने रट लेता था, और बैक बेंच में बैठ के मेरे साथ 5-6 लड़के हम लोग शम्मी कपूर के गाने गाते थे। तो कई हुँ। बार हमें उठा के बेंच पे खड़ा करा दिया जाता था, और हमारी बड़ी ज़लीलत होती थी। हमारे टीचर हमें डाँटते थे, कभी केन भी पड़ता था। तो ये शरारत मेरी सबसे हाँ, ज़्यादा होती थी। तो स्कूल में सिर्फ स्केल ही पड़ता था या कभी टीचर मुर्गा भी बना देते थे? लकीली हमारे टीचर थोड़ा-सा स्केल मार देते थे हाथ में, और हाँ, सबके आगे थोड़ा-सा ज़लील कर देते थे कि भई पीछे खड़े हो जाओ बेंच में। और वो बड़ा बुरा लगता था कि हाँ, आप बेंच में खड़े हो जाओ, और सब लोग, अब क्लास चल रही है और लोग आपको देख-देख के हँस रहे हैं। मगर इसका हुँ, अपना ही मज़ा था। हमने अपने संगीत का एक ग्रुप बना लिया था, और हम टीचरों का मज़ाक उड़ाते थे पीछे बैठ के। हम बहुत शरारती थे, इसलिए मेरे नंबर हाँ। भी बहुत कम आते थे स्कूल में। उसके बावजूद आपने मतलब उस ज़माने में हुँ। आपने ग्रेजुएशन की है, 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की है आपने 2 बार। जी, जी, जी। हाँ, 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 तो मैंने मतलब पढ़ाई तो फिर भी आप कर ही लेते थे, अभी आप कह रहे हैं नंबर कम आते थे। हाँ, मतलब देखिए, हमारे स्कूल में, हम सेंट कोलंबस स्कूल के हैं, हाँ, जो हाँ। दिल्ली का बड़ा फेमस स्कूल रहा है अंग्रेजी जी। मीडियम में। हाँ, तो हाँ। हम लोग फर्स्ट डिवीजन और 5 पॉइंटर्स जिसे कहते हैं, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। पर क्योंकि हाँ, हाँ। मेरे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था स्कूल में, मैं सेकंड डिवीजन में पास हुआ, वो भी 2 नंबर से रह गया फर्स्ट डिवीजन में। ओह! अ, कुछ किस्मत अच्छी थी कि मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा था। तो प्रैक्टिकल में मेरे 80% आते थे, और बाकी रिटन मैटर में मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे। मैं बहुत स्लो था, मेरा ऑफ पिकअप स्लो था लाइफ में। अब ये हुँ, मेरे अंदर एक ड्रॉबैक था पिकअप का। तो इसके कारण मेरे पीछे रह जाता था पढ़ाई में अपने स्कूल में। हुँ, बट बहरहाल मेरे जो इंटरेस्ट थे वो ड्रामेटिक्स, म्यूजिक और फिल्म्स में ज़्यादा थे। फिर भी क्योंकि आई वाज वेरी गुड इन प्रैक्टिकल्स, मैं केमिस्ट्री में नंबर 1 स्टूडेंट था अपने स्कूल में। उसके बाद हुँ, मेरे को हंसराज कॉलेज में, बिकॉज़ ऑफ माय हाई परसेंटेज इन केमिस्ट्री, मेरे को हुँ। हंसराज कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में मिला। और आई वाज वेरी लकी कि वहाँ मैं सीरियसली पढ़ने लगा। हाँ। और मैं, मेरे अंदर कुछ थी बात कि मैं कुछ करना चाहता था अपनी लाइफ में, मगर मेरे को हुँ, दिशा नहीं मिल रही थी, क्योंकि आई वांटेड टू एक्चुअली बिकम अ फिल्म डायरेक्टर। आई हुँ, वांटेड टू एक्ट, आई वांटेड टू सिंग इन फिल्म्स। ये मेरे अंदर की एक छुपी कामना थी, जो हुँ, मैं स्टेज पे कॉलेज प्रोग्राम्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था, ड्रामा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था।
बट लकीली मेरी केमिस्ट्री ऑनर्स में आई टॉप द यूनिवर्सिटी विद 80%। वाओ, मेरा दैट्स केमिस्ट्री ग्रेट। बहुत स्ट्रांग थी मेरी। हम्म। तो मुझे बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हम्म। उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी। मतलब कि वहाँ जाने के लिए लोग मरते थे, मगर मेरे को वहाँ पे एडमिशन बाय ऑनर मिला बिकॉज ऑफ माय टॉपिंग हंसराज कॉलेज इन केमिस्ट्री। आई वाज एन 80 हम्म। परसेंटर इन 1973। उस जमाने में 80% छूना बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल तो सब लोग 100% ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अब जब मुझे ये इनविटेशन आ गया वहां से, तो मेरे फादर तो बहुत खुश हो गए कि यार ये तो केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएगा, बिकॉज इट वाज अ कोर्स इन केमिकल टेक्नोलॉजी हम्म। एंड इट वाज अ डबल ग्रेजुएशन। मतलब एक ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती थी उसको सेकंड ग्रेजुएशन करने के लिए, उसको पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहते थे, वो अनदर 3 इयर्स का कोर्स था। तो 3 इयर्स ये करा, 3 इयर्स वो उसमें ज्वाइन कर लिया। पर हम्म। किस्मत की बात यह है कि मैं क्योंकि क्वाइटली फिल्मों में जाना चाहता था, तो मेरे एक अंकल होते थे पूना में, मैं जिनके जिनके साथ मैं अपना शेयर करता था अपने दिल की बात। तो मैं कहता था हम्म। अंकल मुझे FTII ज्वाइन करना है, मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये हम्म। सब केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपने मेरे साल खराब नहीं करना चाहता। तो मेरे हम्म। अंकल ने क्वाइटली मेरा एक एग्जाम मेरे को सारा तरीका बताया हाउ टू अपीयर। तो 20,000 स्टूडेंट में मैंने रिटर्न एग्जाम दे के FTII का कोर्स पास, मतलब पास कर लिया वो रिटर्न एग्जाम। और उसमें से खाली उन्होंने 20 स्टूडेंट चुने फॉर हम्म। डायरेक्शन कोर्स, और उन 20 में से मेरा नंबर 2 था। वाओ, आई वाज नंबर दैट्स 2। ग्रेट। और हाँ। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, गिरीश कर्नाड जी ने मेरा इंटरव्यू लिया उसमें। वो उस साल मेरे ख्याल है जया भादुरी और अनिल धवन जी का पासिंग ईयर था। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल भी दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक्चुअली फर्स्ट चॉइस थी कि मैं एक्टिंग करूं, बट हम्म। उन्होंने दे फाउंड मी अ बेटर एज अ डायरेक्टर। हम्म। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ गिरीश कर्नाड जी के सामने, तो उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई और बोला इसको तुम अच्छी तरह देख लो, जितनी देर देखना देख लो, हम सब बैठे हैं, उसके बाद हम ये फोटो हटा देंगे, आपको 10 मिनट देंगे, एक प्लेन पेपर पे एक कहानी लिख दो। तो अच्छा। मैंने वो फोटो को देख के एक कहानी लिखी, और हम्म। उस कहानी को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर एक इनबॉर्न डायरेक्टर है फिल्म का, तो वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर इंस्टीट्यूट टू डू द कोर्स ऑफ डायरेक्शन। तो उस वक्त उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा मेरे फादर को कि हम्म। इनको भर्ती किया जाए। तब तक मेरी एडमिशन हो चुकी थी केमिकल टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में। हम्म। तो मेरे फादर ने क्या किया कि वो टेलीग्राम छुपा लिया, और मुझे पता था कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया और मेरे सिलेक्शन का टेलीग्राम पहुंचा होगा। मगर उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर तो तुम मरासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा हमारे से कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर तुमको ओह। एकेडमी में रहना है, अगर तुमको जॉब करनी है, अगर तुमको जीवन में कुछ बनना है, तो तुम इस ऑनर को लो जो तुम्हें दिया जा रहा है केमिकल इंजीनियर। तो मैं अपने माँ बाप से इतना प्यार करता था कि मैंने अपने उस मिशन को दबा लिया, और जब मेरी एडमिशन होने के बावजूद FTII में आई डिड द कोर्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मैंने नहीं किया वो कोर्स FTII का, और इसके लिए मेरे अंदर एक डीप हर्ट थी कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया। बट लकीली मैं ड्रामेटिक्स में मैंने बहुत मुकाम पाए, मैंने प्राइजेस भी लिए एक्टिंग में, इंग्लिश प्लेस किए, हिंदी के प्लेस किए, आषाढ़ का एक दिन किया। आई वर्कड अंडर द डायरेक्टर ऑफ NSD, हम्म। और and one of the very big directors of English plays in Delhi in those days. तो हम्म। मेरा जो सोशल लाइफ थी वो ड्रामेटिक्स और उसी में थी ज्यादा। मैं, हम्म। और मैं पोएट्री बहुत लिखता था बचपन में, हम्म। और दिल फेंक आशिक भी था अपने टाइम पे। मतलब वो जो था कि किसी पे भी लुढ़क जाओ, कोई भी लड़की नजर आई वो गर्लफ्रेंड बन जाती थी हमारी। तो मेरे घर में तो ये मुझे प्ले बॉय कहते थे सारे, और शराब हम्म। पीने का मुझे बहुत शौक था। हम्म। मैं तो आपको क्या बताऊं, 17-18 साल की उम्र में ही, मतलब कॉलेज के बाद ही, जब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मेरे को मेरा काम, मेरी मेन मकाम नहीं मिलता था, तो मैं पूरी पूरी, कभी कभी आधी आधी बोतल रोज पी जाता था, हम्म। जिसके कारण 20-21 साल की उम्र में ही मेरे को पेप्टिक अल्सर्स हो गए और मेरे को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और मैं बहुत बीमार पड़ने लगा। ओहो।
एंड दैट इज द टाइम जब मेरी माँ मेरे को घर बुला के और मुझे रामाकृष्ण आश्रम, फलाना आश्रम, ढमकाना आश्रम ले जा के मेरे को मेरी शुद्धिकरण के लिए मुझे साथ ले जाती थी, क्योंकि वो खुद भी सीकर थी। वो भी आश्रम में घूमती थी कि कहाँ भगवान मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ ध्यान धारणा होगी, उस वक्त वो भी ढूंढ रही थी। तो ऐसे करते करते देखिए, पढ़ाई का मकाम खत्म होते ही एक संगीत और उसमें हम खाली एक रुचि में रह गए, एक प्रोफेशन नहीं बन पाया मेरी जिंदगी में। मगर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरी शादी किसी आश्रम में मेरे माँ बाप ने किसी ऐसी लड़की से करा दी जिसको मैं कभी जानता भी नहीं था, क्योंकि उनको पता था ये लड़का जो है ये बहुत शरारती है, ये लड़कियों के पीछे भागता है, इसकी कम से कम 10-15 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं, तो कहीं ये फिसल पुसल ना जाए, इसको कहीं नाराजगी हो जाए किसी चीज की, तो ये शराब के लुत्फ में खत्म ना हो जाए। तो उन्होंने मेरा हाथ बांध दिया किसी लड़की के साथ जिसको मैंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था। मैंने बस अपनी माँ को मैं इतना मानता था कि मैंने जो मेरी माँ ने कहा मैंने हाँ कर दी, और देखते ही देखते मेरे घर में एक ऐसी गृह लक्ष्मी आ गई, मेरी पत्नी। मैं कहता हूं कि मेरी जिंदगी में एक जैसे प्रसाद स्वरूप भगवान ने किसी को भेज दिया, जिसके असर से मेरी जिंदगी बसर होनी शुरू हो गई अच्छे तरीके। क्या बात, और क्या मेरी बात है। नौकरी आप लग गई बॉम्बे में। आपने कहा भी कितना खूबसूरती से इस बात को। क्या बात है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। कल्पना पारिक हमारे यहीं किनिया से जुड़ी हैं, बहुत आपको प्रणाम कर रही हैं। सुनील जी कई सारी बातें कह रहे हैं और वो मेरे लिए पूछ रहे हैं कि आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया है या नहीं। देखिए, मैं कुछ वक्त पहले से डॉक्टर संदीप अवस्थी जी से जुड़ी तो हूँ, लेकिन अब तक मैं सहज योग से उतनी उस तरह से जुड़ नहीं पाई हूँ, या संयोग कहिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सहज योग का कोई कार्यक्रम चल रहा होता है मेरा यहाँ पर, हमारा क्योंकि टाइम डिफरेंस है ना 2-2.5 घंटे का, तो यहाँ या तो खाना बनाने का टाइम होता है हमारा, या फिर मेरा, क्योंकि आप लोग देखिए प्रोफेशनली मेरा काम ऐसा है, तो या मैं ऐसे किसी काम में उलझी होती हूँ। लेकिन हाँ, अब उनसे मिलने के बाद और अब आपसे मिलने के बाद दिल में बहुत गहरी इच्छा जागने लगी है कि मुझे इस बारे में जानना है, समझना है, इस सहज योग को समझना है। एक तरह से जब सुनती हूँ तो बहुत तरह से इन सब तरह की बातें की जाती है। थोड़ा बहुत मैं हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ती रहती हूँ कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। और अपनी कुंडलिनी को जागृत करना, ये तो हमारे योग शास्त्र में भी लिखा है कि उसको अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आदित्य आदित्य मरागले जी, मारी नहीं, मांगले जी, आदित्य मांगले जी लिख रहे हैं, जय श्री माता जी। और सुनील जी, आपको मेरा कौन सा सवाल पसंद आया मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, जो सवाल बात करते करते मुझे सूझते जा रहे हैं मैं आपसे पूछती जा रही हूँ। और हम आपसे एक गजल सुने उससे पहले, हम आपने जो फिल्म बनाई है आखिरकार, वो जो सपना आपने उस वक्त देखा था तब आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उस सपने को आपने जिया तो है, कैसे जिया है हम पहले वो देख लेते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। जरूर जरूर। जी। धीरे धीरे आप तैयारियां शुरू कर दें, स्माइला का रिश्ता आया है। मैं कहाँ हूँ जिसके लिए मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा कनाडा से आया है? आपकी बगल में तो बैठी है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? समायरा का तो रिश्ता नहीं मांगा था। समायरा बचपन से लेके आज तक तुमने मेरी सारी चीजें ली हैं, लेकिन चार्ट तो इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अब बताओ, क्या किया है तुम दोनों ने? आखिरी बार मिली थी तो कितना झगड़ती थी तुम दोनों। हे भगवान, वो झगड़ा प्यार में कैसे बदला? कब बदला? जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। तो ये वो फिल्म है जिसके जरिए आपने अपना वो जो सपना था उसको हकीकत में बदलने की पहल की है। मैं इसे पहल ही कहूंगी, क्योंकि हम जब कोई काम पहली बार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को वो काम शायद दोबारा जरूर करे, और मुझे लगता है कि आप जरूर और भी फिल्म्स बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब इस फिल्म के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए कि ये फिल्म का कंसेप्ट क्या है और मैसेज क्या है। अ, ये सब पहले बताइए, फिर हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद अब आप कौन सी फिल्म बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं संगीत में जब उतरा हूँ, सहयोग करते करते संगीत के द्वारा मैंने लोगों से सहयोग बांटा है। जी। जो उसकी पूरी नॉलेज है मेरे गानों में है। जो हम्म। आप, मेरे ख्याल है 150-200 गाने मैं बना चुका हूँ पिछले 20 साल में। हम्म। और इसमें सहयोग की पूरी विद्या है, जागृति के बारे में है। और जब मैं माँ के साथ था तो उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दी थी कि आप जो भी लिखते हैं या जो भी गाते हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस, माने कि उसके अंदर वो शक्ति होती है जो लोगों को ध्यान में ले जाए, जो उनकी कुंडली को जगा दे। तो ये एक अद्भुत सा, मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर प्रसाद श्री माता जी का था। और वो जो मैंने लगता है कि अपने ध्यान धारणा से पाया, उसको मेरे अंदर वो सृजन शक्ति जाग गई कि मैं कुछ क्रिएट कर सकूं। हम्म। और जब मैंने मेरा पहली बार भी हाथ पकड़ा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे अंदर की जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, तुम उनको इस सहयोग करके पूरा कर पाओगे। तो वो अब फलित हुआ जाके 2017 में। 2011 में हमारी माँ ने इस दुनिया से विराम लिया, मतलब कि वो समाधि में चली गई। और 2003 में वो मुझे कह के गई कि आपको फिल्म बनानी होगी, क्योंकि अब आपने इतने भजन गा लिए और इतने लोग आपके भजन सुनते हैं और ध्यान करते हैं और जागृति पाते हैं, तो अब आपको एक सिनेमा के तौर पे ज्यादा लोगों तक इसको एन मास पहुंचाना होगा। तो ये जब उन्होंने मुझे 2002 में कहा, तो 15 साल के बाद मेरे अंदर ये जागृति हुई कि मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करूं। उसके पहले मैं स्ट्रगल करता रहा बहुत तरीकों से। मैंने बहुत से स्टेज प्रोग्राम्स करे, मैंने बहुत से छोटे छोटे वीडियोस करे, मैंने ऑनलाइन पार्टिसिपेशंस करी, मैं पूरे देश विदेश में मैंने प्रोग्राम्स करे, लाइव कॉन्सर्ट्स करे, सब कुछ करा। मगर वो बात खटकती रही कि ये सिनेमा में कैसे आएगा, क्योंकि सिनेमा हमारा इतना बदतर हालत में चल रहा है कि आपको क्या बताएं। एंटरटेनमेंट के नाम पे गंदी गंदी चीजें दिखाई जा रही हैं, बच्चों तक की को नहीं छोड़ा। और हर इंसान आज उसको एक्सेस करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म में। सिनेमाज में मैं तो सिनेमा का भक्त था। मैं तो दिन में 2-2 3-3 फिल्में देखा करता था, हफ्ते में 4-4 बार जाता था सिनेमा देखने। तो मुझे हम्म। सिनेमा का बहुत आइडिया था। और क्योंकि मैं फिल्म मेकर भी बनना चाहता था, वो कहीं ना कहीं ये जो मुझे मिला सहयोग से, ये ज्ञान, मैंने सोचा कि इसको कहीं सिनेमा में क्यों ना बांटा जाए और संगीत के थ्रू बांटा जाए। क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, गाता भी हूँ। तो मैंने अपने 2 गाने, जो बहुत चाहते गाने थे मेरे पिछले 30 साल पुराने, उनको री रिकॉर्ड करा बॉम्बे जाके। और हम्म। मैंने एक ऐसी टीम चुनी जिसमें मैं कहूंगा कि इसमें ईश्वर का हाथ था, भगवान का हाथ था, माता जी की कृपा थी कि वो हम्म। लोग पैसे के लालच में नहीं आए, वो कर्म के लालच में आए कि हम कुछ ऐसा कर्म करें कि जिससे कि हमारे सिनेमा में एक पॉजिटिविटी आए, एक पॉजिटिव चीज दिखाई जाए। तो मैंने कहा ये जागृति का ही कोई अंश उसमें दिखाना चाहिए। तो वहां से मुझे ये ख्याल आया ये फिल्म को बनाया जाए। और मैंने सोचा हम्म। कि काहे को ना इसका नाम गृह लक्ष्मी द अवेकनिंग रखा जाए, हम्म। क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी हम अपने नाभि चक्र के आसपास गुजार देते हैं, जिसमें हम अपनी जरूरतों के पीछे ही अपना टाइम बिताते रहते हैं। मगर हम ये नहीं जानते कि इस नाभि चक्र की क्वालिटीज क्या है।
क्योंकि जब हमने सहयोग किया और हमें पता चला कि जब ये नाभि चक्र हमारा खुल जाता है, तो इससे हम लोग मैग्नानिमस हो जाते हैं, इससे हम लोग की आंखें खुल जाती हैं अंदर की, हमारे अंदर मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड छूटने लग जाता है और हम लोग रिलेशनशिप्स को कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने जब इस प्रिंसिपल के बारे में जाना, तो मैंने सोचा इसको अपनी फिल्म में क्यों ना डाला जाए, क्योंकि ये आज आम आदमी की समस्या है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जूझ रहा है मगर वो सोल्यूशन नहीं ले पाता। तो और वो छुप जाता है गलत गलत चीजों को देख देख के, हमारे समाज को बिगाड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी लाने के लिए फिल्मों में मैंने ये इजाद किया इस फिल्म के बारे में। और मैंने किसी एक राइटर को पकड़ा, क्योंकि मैं पूरा अपने आप पे भरोसा नहीं करना चाहता था, ये नहीं तो मैं किशोर कुमार हो जाता। पिक्चर भी बनाओ, गाना भी बनाओ, सब बनाओ, फिर ऑडियंस बन के अकेले देखो उसको। तो वो मैं नहीं करना चाहता था, हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर हर चीज में हर आदमी माहिर नहीं होता। इसलिए मैंने एक अलग अलग लोगों से जाके बॉलीवुड में 2-3 साल रिसर्च करी बॉम्बे बैठ के, कि कैसे कैसे ऐसे लोग हैं जो ये एक परिवर्तन चाहते हैं सिनेमा में, उनको जोड़ा मैंने। और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि मुझे इतने बढ़िया डायरेक्टर, इतने बढ़िया एडिटर, इतने बढ़िया साउंड इंजीनियर, मतलब कि बॉलीवुड के टॉप जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया और पैसे की बात भी नहीं करी। उन्होंने कहा कि कहीं हम भी अच्छा योगदान कर दें, शायद हमारे ही कुछ कर्म अच्छे हो जाएं, जो कि इन गंदी गंदी फिल्मों में हम लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं, शायद हमें ही कोई देवी की ब्लेसिंग मिल जाए। तो इसके कारण बड़ी लो बजट में ये फिल्म बनाई, और ये एक करिश्मा है, और मैं नहीं कह सकता आप कैसे हो गया है। ये फिल्म बहुत खूबसूरत है, मैंने ये फिल्म पूरी देखी है। और जितना कि आपने अभी इसकी क्लिपिंग देखी होगी तो आप देख सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी और इसमें जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनकी एक्टिंग सब बहुत नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे कि आपने कहा आप एक कहानीकार को भी ढूंढ रहे थे, तो क्या डॉक्टर संदीप अवस्थी ही इस कहानी के कहानीकार हैं या आपकी अगली फिल्म के कहानीकार हैं वो? हमारे क्योंकि मैं आपको यहाँ मैं माफी चाहूंगी, एक बात आप सबको बता दूं कि आज हम दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाले डॉक्टर संदीप अवस्थी जी ही हैं। उन्हीं के वजह से आज संजय जी हमारे यहाँ पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं। और इसलिए मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, तो क्या वो आपकी अगली फिल्म का प्रोजेक्ट लिख रहे हैं या इसी फिल्म का उन्होंने लिखा है? संदीप अवस्थी जी को जब मैं मिला तब इसकी स्टोरी लिख चुके थे हम लोग, इस पे अच्छा काम अच्छा। चल रहा था। मतलब हम्म उनको मैं जानता जरूर था, हम्म बहुत पहले से जानता था, और जानता था कि वो लेखक बहुत अच्छे हैं। हम्म मगर कुछ ऐसे संजोग की बात है कि जब मैंने टीम बनाई, हम्म तो उस समय जो लोग जुड़े, उस समय एक बहुत चीज कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस, बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया, हमें भी पता नहीं चला कि ये हमने तैयार भी कर दिया। संदीप जी से मैं हम्म जुड़ा रहा और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की बॉलीवुड में मेरी खोज को साकार रूप देने के लिए, अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलाया। तो मैं उनका बड़ा हम्म शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इस बात का जरूर दुख है कि मैंने उनसे कोई स्टोरी नहीं लिखवाई अब तक फिल्म के लिए, हालांकि वो बहुत अच्छे लेखक हैं। और हम्म मैंने आज ही उनसे बात करके कहा हम्म भी है कि अगली बार जब भी कोई हम्म और फिल्म की तैयारी होगी, तो आप अपने पसंद की कहानी बना के खुद फिल्म बनाइएगा, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि अब हमारा एक एनजीओ है जिसके द्वारा हम ये हाँ। फिल्म बनाते हैं, और इस एनजीओ में डोनेशन के थ्रू काम होता है हमारा, क्योंकि ये सब फ्री का काम, सहयोग हम फ्री में बांटते हैं, तो फिल्में भी हम बिल्कुल। फ्री में दिखाते हैं। अब जी थिएटर में भी जब रिलीज हुई थी तो सबने इसको फ्री में देखा। जी जी जी। तो मुझे अब आपके इस एनजीओ के बारे में कुछ बताइए कि इस एनजीओ के जरिए आपने अभी कहा कि आप फिल्म भी बनाते हैं, और इसके अलावा इस एनजीओ में क्या क्या काम होते हैं? बेसिकली ये एनजीओ बनाया गया है उन जागरूक लोगों को लेकर जिन्होंने सहयोग को अपनाया है, उस ध्यान को अपनाया है, अपनी आत्म साक्षात्कार को पाया है, और हम्म जो कि क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, जिनको हम्म वैसे ही कला उनके अंदर निपुण है। और क्योंकि वो सहयोग ध्यान करते हैं, जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो दूसरा चक्र है खुल जाता है, तो उससे हमारी कला बहुत निखर के आती है। ये हमें माता जी बताया करते थे। जिस तरह मेरे अंदर संगीत फूटा, मेरे अंदर म्यूजिक आया, और मेरे अंदर पोएट्री लिखने की ये भावना उत्पन्न हुई, और इतने सारे भजन मैंने लिख डाले और इतना मैं पॉपुलर हो गया,
तो उसके कारण मुझे ये लगा कि इसके अंदर कोई बात है, कोई खिंचाव है, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स इन आवर क्रिएटिविटी। तो मैंने ऐसे क्रिएटिव लोगों को इकट्ठा करके अपने एनजीओ में जोड़ा, एक एनजीओ का फॉर्म करा, क्योंकि मुझे पता था फिल्म बनाने में बहुत खर्चा होता है और बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत लोग तो फिल्म का सोचते रह जाते हैं, बनती ही नहीं, बनती है तो कैन में ही पड़ी रहती है, रिलीज ही नहीं होती। मैंने बहुत गंदी गंदी कहानियां सुनी, तो लोग मुझे कहने लगे कि यार तुम फिल्म बना ही नहीं पाओगे, आज तक किसी ने नहीं बनाई, 50 साल होने को आ गए सहयोग में, किसी ने फिल्म नहीं बनाई। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, जब एक बार मैंने निश्चय कर लिया कि मेरे को ये करना है, तो ऊपर वाले हम्म की शक्ति है ना मेरे साथ, क्योंकि हम्म वो जब मेरे अंदर अपनी शक्ति बाहर आए वाइब्रेशंस के द्वारा, तो वो मुझे ऐसे हम्म लोग भी दे देगा। तो उस प्रेरणा को लेके, उस प्रार्थना को लेके मैंने ये एनजीओ को का निर्माण किया। इसके मैंने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि इसमें आर्टिस्ट हों, इसमें क्रिएटिव आर्टिस्ट हों, और जो नीडी आर्टिस्ट हैं उनको भी हम सपोर्ट कर सकें, उनको मौका दें कि ईश्वर के काम में थोड़ा अपना योगदान दें। और इस सहयोग को बढ़ाने के लिए जब फिल्म बनाई जाती है, तो मासेस में जब लोग देखेंगे तो सहयोग को समझेंगे, पहचानेंगे, अपनाएंगे और गुड क्वालिटीज इन लाइफ को समझेंगे, ताकि उनका जो चित्त है वो गलत फिल्मों से हट के अच्छी फिल्मों की तरफ जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आज कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन गया हूं, क्योंकि लोग मेरी फिल्म देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल लोगों का जो चित्त है वो गलत चीजों में चला गया है। मगर जो कम से कम खोजी हैं, जो सीकर्स हैं, जो सच में सच्चाई जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, खुदा के बारे में, वो मेरी फिल्म जब देखेंगे तो वो पहचानेंगे कि ये सच्चाई है और उसके साथ जुड़ेंगे। इस तरह से हम लोग लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, एक ऐसा बदलाव कि आप एक अच्छे नागरिक बन के रहें, आप कोई गलतियां ना करें, आप अपने समाज के ऊपर एक भार ना बने। क्योंकि आजकल लोग इतने गलत काम कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के पीछे घूमना पड़ता है। अगर इंसान एक अपने अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर पूरा ठीक कर ले और कोई गलती ना करे, कोई गलत काम ना करे, तो बलात्कार हम्म बंद हो जाए, लोग पैसों के पीछे ये जो होता है कि आप पैसा खाता है, ये सब खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे के लिए प्रेम से रहना सीख जाएं, एक दूसरे को कुछ देना सीख जाएं, हम्म एक फैमिली वातावरण में रहे। आप देखिए हमारा सहयोग जो है वो 150 कंट्रीज में प्रैक्टिस हो रहा है। हम जब किसी भी कंट्री के सहयोगी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो ऐसे लगता है हमारे सगे हैं, ये हमारा परिवार है। परिवार वो नहीं है कि बेटा होगा, बेटी होगी, माँ बाप हुए और एक घर में रह गए, परिवार हो गया, नहीं, ये तो एक दुनियावी परिवार है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो एक स्पिरिचुअल परिवार, वो सहयोग के द्वारा हमें मिला है, क्योंकि हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गए। और ये एनजीओ इसी के लिए बना है कि हम इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरे विश्व में ऐसे क्रिएटिव लोग को लाएं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज बहुत सारे देशों में, रशिया में, चाइना में, साउथ अमेरिका में, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एनजीओ के एक हिस्सा हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि एनजीओ का सार है, जो हमने इसकी नींव 2017 में डाली थी और अब हमारा चौथा साल चल रहा है, बल्कि वी आर entering into our 5th year and with a second movie which is going to be made short. यार वही जानना चाह रहे थे कि सेकंड मूवी आपकी जो है कितनी जल्दी आने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक मूवी आपकी इतनी खूबसूरत बनी है तो सेकंड भी। और अब जिस तरह से आपने कहा, मैंने कई सारे अलग अलग तरह के एनजीओ के बारे में सुना, देखा, जाना, लेकिन ये जो आपने एनजीओ के बारे में बात की है, ये बिल्कुल अलग तरह का एनजीओ है। एनजीओ काम करते हैं, कई बार गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जो है लोगों के अंदर की शांति को ढूंढने के लिए अगर कोई एनजीओ बना है तो ये शायद पहला एनजीओ है, वो भी आर्ट और आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ एनजीओ। तो बहुत खूबसूरत आपने इसके बारे में बताया। तो यानी कि इतने साल इतनी अलग अलग तरह की नौकरी, आपने विदेशों में भी नौकरी की है, कनाडा में भी आपने काम किया है, और इंडिया में आपने अपनी खुद की कंपनी भी बनाई, उसको भी काफी अच्छे से चलाया और सीईओ के लेवल पे आपने काम किया। और उसके बाद राइट नाउ अब आप कोई कंपनी नहीं चलाते, सिर्फ इस एनजीओ पे फोकस है आपका, या अभी भी आप बिजनेस भी मैं साथ में फुल टाइम संभालते हैं? मैं फुल टाइम इस एनजीओ को देता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने संगीत को दे रहा हूँ, क्योंकि संगीत से ही मेरी शुरुआत हुई थी। तो हम्म मैं नए नए गाने लिख के कंपोज करके गा रहा हूँ, और मेरे हम्म साथ कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़ के कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, विदेश में भी, इधर भी।
और बहुत जल्दी ऐसा कोलैबोरेशन का इम्पैक्ट आपको मेरी नई फिल्म में दिखेगा, जिसका नाम है महालक्ष्मी पथ। क्या बात है, महालक्ष्मी पथ। तो मैंने आजकल की, जो हाँ सारे गाने आप स्पिरिचुअलिटी में ही लिखते हैं ना? देखिए ऐसा है कि म्यूजिक इज स्पिरिचुअल। अगर म्यूजिक है तो इट हैज टू बी स्पिरिचुअल। वो बना ही जब तानसेन के टाइम से था कि खुदा को याद करने के लिए उनको दरबार में बुलाया जाता था, जहां जाके म्यूजिक की शुरुआत हुई, अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए। अब म्यूजिक जो है वो म्यूजिक नहीं रहा, वो एक मीन्स है। जैसे आप ड्रग लेते हैं ना, वैसे आप हम्म। अपने ब्रेन को भर देते हैं कुछ ऐसी वैसी चीजों से, जहाँ बहुत सारा नॉइज हो अलग अलग किस्म का। मेलोडी चली गई है, मेलोडी है बहुत लोगों में है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। मेलोडी जहां तक है तब तक हमारा हृदय म्यूजिक के अंदर है, क्योंकि म्यूजिक एक बिल्कुल। हृदय की भाषा है, दिमाग की भाषा नहीं है। इसलिए हम दिमाग से काम ही नहीं करते। हम लोग क्रिएटिविटी हमारे स्वादिष्टान चक्र में है, जो दूसरा चक्र है हमारा क्रिएटिविटी, और हृदय में प्यार है। और प्यारी की ये शक्ति है जिसको हमें बांटना है, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर प्यार नहीं आएगा तो शांति कैसे आएगी? हेट्रेड से तो शांति आएगी नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो संस्थाएं बनी है, जिन्होंने ये भगवान के नाम पे और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ये हम्म। लोग नहीं जानते हैं कि प्यार की शक्ति क्या है। हमने तो इसको अपने मन में, अपने दिल में महसूस किया है। हम जब इसको बांटते हैं तो लोग उसको महसूस करते हैं, एक वाइब्रेशन आती है, और वही हमारा सच्चा लिंक है हमारे दर्शकों के साथ, जो हम इस फिल्म के द्वारा और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम सहयोग के और एस्पेक्ट्स ला रहे हैं इस फिल्म में, कि सच्चाई क्या है हमारी जिंदगी की जब हम किसी एक चक्र को लेते हैं, क्योंकि एक हर चक्र में एक देवी देवता बैठे हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, अगर आप सहयोग करें तो आप देखेंगे कि हमारे हर चक्र में एक देवी देवता बैठे हैं। और वो देवी देवता वो नहीं है जो कॉमिक्स में या किताबों में है, जिसके बारे में वर्णन किया कि हिस्ट्री है, नहीं, वो लाइव है, जिंदा है हमारे अंदर। आप इमेजिन करो कि श्री गणेश आपके अंदर जिंदा है, श्री कार्तिकेय आपके यहाँ जिंदा है, आपके अंदर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का वास, वो भी अवेकंड है। इसी तरह नाभि में श्री विष्णु लक्ष्मी, उसी तरह हार्ट में दुर्गा, उसी तरह शिव जी हार्ट में, और राम जी हार्ट में, और कृष्ण जी हमारे गले में, और श्री येसु हमारे आज्ञा में, और सहस्त्रार पे हम श्री माता जी को मानते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द देवी देवताज, और यहाँ आके इंटीग्रेशन हो जाता है। देखिए, हम श्री माता जी को अवतरण मानते हैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मिरेकल्स देखे। किसी दिन आप मिरेकल्स की बात करेंगे तो पूरा सेशन उसमें निकल जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई झूठ और गपशप की बात नहीं है। मैंने आंखों से ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता, और उससे मेरे अंदर ये विश्वास बैठ गया है कि सहज योग से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है इंसान को निजात पाने का। मैंने उसको अपनी अल्टीमेट रियलाइजेशन पाना, अपने जीवन को सुखद बनाने का, प्रेम फैलाने का, ये सब हेट्रेड खत्म करने का यही एक माध्यम है। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहता रहता हूँ, मगर क्या है, जो सत्ता और पावर और पैसे में फंसे हुए हैं, वो ये छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि जब आप अध्यात्म में चले जाते हैं तो फिर आपकी सब कदमों पे होता है, आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं पड़ता। इसीलिए मेरी जिंदगी में पैसे की हमेशा कमी रही है, मगर मुझे पैसे के बगैर हर कुछ मिल गया। और जब मेरे को पैसा नहीं, मेरी मांग ही नहीं रही पैसे के लिए, तो वो मेरे कदमों पे पड़ा है। मतलब बादशाहत आ गई। अब देखिए बादशाहत कैसे आएगी? हम लोगों की जिंदगी में बादशाहत लाना चाहते हैं कि अरे बाबा आप बादशाह हैं, आप पहचानिए तो सही आपके अंदर ये शक्ति आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। और आपको 1 रुपया नहीं देना, आप मेरी पिक्चर देखिए, आपको पैसा नहीं देना। हाँ, हमें पिक्चर बनाने के लिए पैसा जरूर चाहिए, इसलिए हमने एनजीओ बनाया है। एनजीओ में हम लोगों ने, आपको एटीजी का है हमें सुविधा है, और उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। हम डोनेशन दे सकते हैं, आप योगदान दे सकते हैं कि ये भला काम है। और ये मेरी पूरी पिक्चर डोनेशन से बनी है। आप इमेजिन करें कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी जब मैंने पिक्चर की स्टोरी लिखी, और जब मैं शूटिंग के लिए गया, और फिर मैंने एक हवन किया, एक प्रार्थना की, और कहाँ से लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने मेरे ख्याल है एक वो जो आजकल करते हैं ऑनलाइन में मांग लेते हैं, क्या है वो जो
खास संस्था के थ्रू जाके मैंने रजिस्ट्री कराई। हम्म। कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप इकट्ठा कर लेते हैं लोगों से, आम जनता से, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसमें मेरी शूटिंग का पैसा मुझे मिल गया। मैंने बस एक अपील डाली कि ये भला काम करना है भाई, कौन कौन जुड़ेगा, आ जाइए मेरे साथ। तो लोगों के अंदर कुछ था कि वो चाहते थे कि हाँ यार ये भी काम होना चाहिए, और भी दुनिया के काम होते हैं यार, इसमें भी मदद करो। तो खूब सही मदद बात। मिली, खूब मदद। मैं ईश्वर का, बहुत बहुत। खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला है, मैं जो चाहता था मुझे मिला है। और आज मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो भूले कि मेरे को भी सब कुछ मिला है, मेरी मांगे खत्म हो गई। मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ क्या ऐसा बात, ही बंदा। क्या बात है सर। और जो चल- आना चाहे तो आ जाए मेरे एनजीओ में, ज्वाइन कर ले मुझे, खुला मंच है जी, जो भी सुन रहे मेरा। हैं आप सबके लिए एक खुला मंच है। आप जाना चाहें, जुड़ना चाहें इस एनजीओ से तो जरूर जुड़िए, किसी भी रूप में जुड़िए। या तो अगर आपको लगता है आप आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आर्थिक मदद कीजिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अपनी आर्ट के साथ उनकी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और जैसे कि उनसे बात करके हमें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां जाकर भी आप लोगों को और भी सुकून और भी ज्यादा शांति मिलेगी। मैं भी जब कभी इंडिया आऊंगी मैं जरूर आपसे जुड़ने का, आपसे मिलने का बिल्कुल कोशिश करूंगी। और चलिए, इतनी खुशी हो रही है अब आपसे बातें करते करते कि इस खुशी में हम आपसे एक फरमाइश तो कर ही सकते हैं, जिसकी फरमाइश हमने पहले की थी। एक गजल बहुत खूबसूरत सी आप सुना दीजिए, और उस गजल के साथ हम अपने सारे देखने वालों को, सुनने वालों को हम अलविदा कहेंगे। जी, जगजीत भाई का ये गीत है, गजल जी तरीके से ही समझ लीजिए, क्योंकि गजल गाने लगा तो बहुत समय लग जाएगा। मगर ये जी। छोटा सा उनका जो गाया हुआ है मुझे बहुत पसंद आया, जिससे हाँ कि हाँ। मैंने अपने पॉपुलर गाने की शुरुआत की थी, जिससे को गाने के बाद मैं काफी पॉपुलर सिंगर बन गया था अपने कॉलेज में, हम्म स्कूल में। हम्म। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, हर नजर देखेगी गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे,
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात निकली है, बहुत दूर तलक आ पहुंची है, और दिल के रोए रोए को आपने खुशगवार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अनुज गुप्ता भी जुड़ गए हैं, जो हमारी जज्बात रूहानी के फर्स्ट फाउंडर हैं, और वो कह रहे हैं कि आप इम्पैक्ट गुरु हैं। और बिल्कुल ये बात सही है कि इस पिछले 1 घंटे में, मतलब मैं अक्सर करके बहुत से सवाल ऐसे ही पूछती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं आपसे ऐसे सवाल भी पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको फिल्म में क्या पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप आपसे बातें करके ऐसा लग रहा था कि आप अब इन सब से काफी ऊपर, काफी परे की चीज हैं। हालांकि ये सब चीजें आपको पसंद होंगी, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूर पसंद होता है। तो मैं कहा चलिए चलते चलते पूछ ही लेते हैं, आपकी पसंद को भी जान ही लेते हैं कि आपकी फेवरेट चीजें जो है, क्योंकि आपने शुरू से कहा आपको फिल्मों का बड़ा शौक रहा है, और आपने कहा था कि आपके शम्मी कपूर तो आपको बहुत पसंद थे। तो क्या आज के जमाने का भी कोई है जो आपको अच्छा लगता है, या आपको सभी के सभी ऐसे लगते हैं कि जो बेकार सिनेमा बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे बहुत अच्छे सिनेमा वाले हैं, और जी। कुछ अच्छा अच्छा सिनेमा भी है यहाँ पे जो कभी कभी देखने को मिलता जी, जैसे है। आपकी मुझे पसंद का आज का ख्यालात वाइज सिनेमा। मुझे लगते हैं, हम्म। अम, मैं कम देख रहा हूँ आजकल, बट हाँ हाँ। जो ऑफ बीट सिनेमा है हम्म। वो मुझे पसंद है बहुत। मैं एक्चुअली क्या कह लो, बड़ा मतलब आई सी सिनेमा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिल्म मेकिंग, कि भाई ये सिनेमा बना रहा है तो इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ अपनी पिक्चर बनाने के लिए। तो मैं हर किस्म का सिनेमा देखता हूँ, हम्म। उसमें बहुत वैरायटी है, और मुझे हम्म। फास्ट मूविंग सिनेमा पसंद है। मैं कुछ एक दो का नाम तो ले नहीं पा रहा हूँ, मेरे को, मैं इतने सारे देखता हूँ, और उसमें मुझे कई कई जगह एप्रिसिएशन दिखती है किसी काम की, और जो बेकार चीजें हैं उसको मैं नजरअंदाज कर देता हूँ कि मुझे पता है भाई ये लोग इससे बेहतर जानते नहीं है। मगर इनकी जो गुड क्वालिटीज हैं, कई कई जो एडिटिंग मैंने देखी है, जो मैंने डायरेक्शन देखी है, कईयों के गाने सुने हैं, बहुत सुकून है। मेरे जैसे सबसे फेवरेट गायक है सोनू निगम आज की हम्म। डेट पे, जो आप थोड़े से ओझल हो रहे हैं, मगर हैं वो हम्म। बहुत सॉलिड, बहुत बहुत है सॉलिड। ना। बहुत। और गायिका मेरी फेवरेट कविता कृष्णमूर्ति हैं, और वो हमेशा बहुत रहेंगी, और बहुत मेरी अगली खूबसूरत। फिल्म में भी शायद मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ गाने के लिए, अच्छा क्योंकि अच्छा। सोल है इनकी आवाज में, जो मोहम्मद सोल है रफी साहब इनकी के आवाज। टाइम पे था, जो किशोरदा के टाइम पे था, जो मुकेश जी के साथ था, जो महेंद्र कपूर में था, जो हमारे हाँ। वो गाने में बहुत सदाबहार, हेमंत कुमार जी, इनके गाने में गाता हूँ। मेरे वीडियोस हम्म। भी बने हुए हैं, मैंने बहुत लाइव परफॉर्मेंसेस करे हैं फिल्म सॉन्ग्स के ऊपर। तो हाँ। मैं संगीत बेस्ड पुरानी फिल्मों पे ही मेरा ज्यादा रुचि रही है, जो पहले बनती थी बहुत अच्छी अच्छी, जैसे आनंद फिल्म बनी, सफर फिल्म हम्म। बनी राजेश खन्ना की, मेरे को बहुत पसंद थी। आज के जमाने में मुझे बहुत कम फिल्में पसंद आई हैं, पर आई भी हैं तो आमिर खान जी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ। और एक एक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, ऋतिक रोशन, अ, कहीं ना कहीं मेरे को दिल में बहुत पसंद है, और मैं चाहूंगा कि कभी वो मेरे साथ काम करें। और आजकल जो नए एक्टर आए हैं, अमित साध, हम्म। बहुत ही बढ़िया। मेरा जी चाहता है कि कभी ना कभी वो मेरी एक फिल्म में काम करें। तो क्या है कि एक इंसान की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो दिखती है, जैसे आप उत्पल दत्त में देखते थे ऐसे एक्टर्स, या ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्में बनती थी, बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर संगीतकार हो गए जैसे सलिल चौधरी। सलिल चौधरी साहब का इंतकाल हो गया, नहीं तो मैं उनकी फिल्म में गाने वाला। मेरा अच्छा। उन्होंने मेरा ऑडिशन पास कर दिया था, और उसके बाद फिर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। हालांकि हाँ हाँ। खयाम साहब के साथ भी एक संपर्क रहा, और हम्म। अली सरदार जाफरी साहब जो बहुत बड़े पोएट थे, उनके काम पे मैंने हम्म। गजलों की एक एल्बम बनाई थी, इश्क हम्म। का नगमा, मैं आपको भेजूंगा। मेरी एक एल्बम है जिसको एचएमवी ने रिलीज किया था, और उसमें साधना सरगम जी ने मेरे हम्म। साथ गाया था। वो इट वाज अ प्राइज एल्बम ऑफ माइन, 2002 में बनी थी, 2002 में रिलीज हुई थी। और कभी आप चाहेंगे तो अगली बार
हम कुछ उन एल्बम्स के बारे में बात करेंगे। मैंने जैसे संत कबीर के ऊपर बहुत रिसर्च करी है और उनके ऊपर 3 एल्बम्स रिकॉर्ड किए हैं मैंने। जैसे मैं आपको पहले एक दोहा सुनाया था, तो उसमें साधना सरगम जी ने, कविता कृष्णमूर्ति जी ने मेरे साथ सहयोग दिया है। मैं ये पुरानी बातें बता रहा हूँ, आज से 30-35 साल पहले ये हो चुका है। शुभा क्या मुद्गल बात जी है, ने भी गाया मेरे लिए। क्या तो बात। देबू चौधरी जी भी मेरे साथ हम लोग ने इकट्ठे काम किया है। जो भी का इंतकाल हो गया उनका इस हाल ही में, हम्म कोरोना के सेकेंड वेव में उनको हमने खो दिया। हम्म तो ऐसा है कि सिनेमा मेरे को हमेशा प्रेरित करता है कि मैं सिनेमा से क्या ढूंढूं जो अपने सिनेमा में डाल के उसको और अच्छा बनाऊं। तो सीख रहा हूं। अभी एक फिल्म बनाई है, इसमें बहुत गलतियां हैं जो मैंने पकड़ी हैं अपनी। क्योंकि क्या है कि जब हम कुछ करते हैं तो करते करते हमें पता चलता है कि अरे अभी हाँ सीख रहे हैं। क्योंकि ये सीख खत्म नहीं होती। संगीत भी ऐसा है, म्यूजिक भी, फिल्म मेकिंग भी ऐसी जी। है, और इंसान का जीवन भी ऐसा कि यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, ऑलवेज लर्निंग। कोई मुकाम हासिल नहीं होता क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं, मगर प्रेरणा तो उससे ले सकते। सॉरी, मैं फिर ज्यादा बोल गया। नहीं 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 नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे आपसे जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ कुछ अच्छी बात सुन रहे हैं। तो अच्छी बातें अगर ज्यादा हो तो अच्छा ही है। पर थैंक वैसे आपका ज्यादा समय ले लिया है, इसलिए अब आपसे इजाजत लेंगे। जरूर आपने जैसे कहा कि ये कई सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाए, तो जरूर कभी और आपसे बात करेंगे और चीजों के बारे में जानेंगे। और हो सकता है तब तक आपकी दूसरी फिल्म भी आ जाए तो हम उसको देखकर उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। यू। बहुत अच्छा लगा आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे साथ आए, हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे साथ देख रहे हैं, अभी यूट्यूब से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार। और जरूर कोशिश करेंगे सहज योग के साथ हम भी जुड़ सकें। और आपका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और बस एक दुआ कि हम सब हमेशा हंसते मुस्कुराते जी, रहें। और आपसे अनुरोध भी है देखने थैंक वालों यू। से कि आप हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।